हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और ये कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो पहले तो मैं इसका ओवरव्यू बताऊंगी और फिर उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक ठाकुर बेनी माधो सिंह हैं, जो कि गौरीपुर गांव के ज़मींदार मतलब लैंडलॉर्ड हैं, जिनके दादा परदादा की बहुत अच्छा खासा संपन्न उनको बना के छोड़ गए हैं। और जो ठाकुर साहब हैं उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ सिंह, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एजुकेटेड है, बीए पास किया है उसने उस वक्त में, पुराने टाइम की बात है। और तब भी वो वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा नहीं आ पाए थे। जबकि जो लाल बिहारी सिंह, दैट इज़ हिज यंगर ब्रदर, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पहलवानी में इन्वॉल्व रखते थे। ही वॉज ब्रॉड चेस्टेड, सॉलिड, वेल बिल्ड उनकी बॉडी थी, बहुत गुड लुकिंग थे उस टाइम में। तो अब जब ये परिवार में तीन लोग थे, ये सब जॉइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते थे और इसी को ही प्रमोट करते थे। श्रीकंठ सिंह की जो पत्नी थी आनंदी, वो बहुत ही हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनके फादर का नाम था ठाकुर भूप सिंह। अब उनका मतलब विवाह हो गया था श्रीकंठ और आनंदी का। तो वो घर आई तो उन्होंने जैसी लग्जरीज उनको अपने घर में मिली थी, उस टाइप की लग्जरीज यहाँ पर इतनी ज़्यादा उनको नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इसके अकॉर्डिंग बना लिया था, इस घर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को बना लिया था। एक दिन लाल बिहारी सिंह दो चिड़ियाँ लेकर आया और भाभी को उन्हें पकाने के लिए कहा। तो आनंदी ने जो भी घी उसके पास कंटेनर में था, वो सारा उस मीट को बनाने में डाल दिया और दाल में डालने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा। अब दाल में घी ना देखकर आनंदी और जो लाल बिहारी सिंह हैं उसमें नोक-झोंक हो जाती है। और लाल बिहारी सिंह क्रोध में आकर आनंदी के जो घर वाले हैं, मैके वाले हैं, उन पर कुछ कमेंट कर देता है। तो आनंदी मैके वालों का अपमान सहन नहीं कर सकती, वो अपने फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती, तो वो भी पलटकर उसको कुछ जवाब दे देती है। तो लाल बिहारी सिंह उस बात को सुन के इतना ज़्यादा उसके अंदर एंगर आ जाता है कि वो अपनी जो सैंडल होती है लकड़ी की, खड़ाऊ जिसको बोलते हैं, वो आनंदी की तरफ फेंकता है। और वो उसके सिर में ना लग के, आनंदी के सिर में ना लग के, उसके हाथ से उसने रोका था तो उसकी उंगली में चोट आ जाती है और उससे खून निकलने लगता है। अब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अब उस टाइम पे जो श्रीकंठ सिंह थे, आनंदी के हस्बैंड, वो बाहर गांव में जॉब करते थे, तो वो हर सैटरडे के सैटरडे घर आया करते थे। अब श्रीकंठ सिंह जब सैटरडे को घर आए तो उनने आनंदी को देखा तो उसकी आंखों में खूब आंसू भर आए थे और उसने अपनी उंगली पर लगी चोट भी दिखाई। और श्रीकंठ सिंह उस वक्त बहुत ही गुस्से में आकर उन्होंने एक फ़ैसला लिया और अपने फादर को जाके बोला कि अब उनका निर्वाह या इस घर में अब वो रह नहीं पाएंगे। तो उनके पिताजी ने उनको समझाया बुझाया, शांत करने का पूरा प्रयास किया, पर जो श्रीकंठ सिंह थे उन्होंने बिल्कुल लाल बिहारी के बिहेवियर से उनको ये लगा कि अब उस घर में नहीं रह पाएंगे। अब जैसे ही लाल बिहारी ने अपने भाई को ये कहते हुए सुना, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, भाई के बड़े भाई के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगे और खुद ही घर छोड़ने जाने का उन्होंने डिसाइड कर लिया। पर आनंदी को ये सब चीज़ें जब देखी और जब लाल बिहारी उससे फिर माफ़ी मांगने के लिए गया, उन्होंने गिल्टी फील होने लगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आनंदी से वो जाके सॉरी भी बोलते हैं और खूब अपनी तरफ से गिल्ट फील करके रोने लगते हैं। तो जब आनंदी समझ में आ जाता है कि उसके छोटे भाई ने गलत चीज़ की है और वो मुझसे माफ़ी भी मांग रहा है, तो वो भी पिघल जाती है और आनंदी अपने पति से कहती है कि देखिए, अब उसको माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आनंदी ने घर से जाते हुए लाल बिहारी को रोक लेती है। श्रीकंठ सिंह ये
देखकर जब बाहर आते हैं तो वो भी लाल बिहारी सिंह को गले लगाकर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जब ठाकुर बेनी माधव सिंह ये दृश्य देखते हैं, ये जो सिचुएशन देखते हैं, तो वो फूले नहीं समाते, उनको बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहते हैं बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। तो ये था इस कहानी का ओवरव्यू। लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार मीन्स लैंडलॉर्ड और नंबरदार मतलब प्रोमिनेंट पोजीशन स्टैंड करते थे, वेल्दी थे। उनके पितामह मतलब दादाजी जो थे, किसी समय बड़े धन धान्य मतलब वेल्थ से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब पौंड और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत रिपेयर भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, फेमस पिलर्स के नाम से मतलब जाने जाते थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। भेंट इज गिफ्ट करना। उनकी वर्तमान आय प्रेजेंट इनकम 1,000 वार्षिक से अधिक न थी। 1,000 उस वक्त में बहुत ही बड़ी रकम होती थी किसी को साल भर में मिलना, और वार्षिक मतलब ईयरली, एनुअली। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम मतलब हार्ड वर्क और उद्योग के बाद, उद्योग मतलब लेबरस जो काम करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर मतलब ऑफिस में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन मतलब सॉलिड वेल बिल्ड बॉडी का सजीला जवान मतलब गुड लुकिंग यंग था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, ब्रॉड चेस्ट। भैंस का 2 सेर इज दी यूनिट ऑफ मेजरिंग लिक्विड, तो 2 लीटर के करीब इसको हम मान सकते हैं। ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा मतलब उसकी हालत बिल्कुल विपरीत, अपोजिट थी। इन नेत्रप्रिय इज प्लीजिंग टू आईज गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर इज टू ऑफर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर का निर्मल और चेहरे को कांतिहीन, लैक ऑफ शाइन और ऑरा बना दिया था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति मतलब जिसको ओन करते हैं, इसको ओन करते हैं होने पर पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं, पाश्चात्य वेस्टर्न सामाजिक सोशल कस्टम, वेस्टर्न सोशल कस्टम के विशेष प्रेमी न थे। विशेष प्रेमी स्पेशल लवर नहीं थे, बल्कि वे बहुधा इज लाइक फ्रीक्वेंटली, जोर से उसकी निंदा इज क्रिटिसाइज और तिरस्कार इज इन कंटेम्प्ट किया करते थे। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह इज एंथुजियाज्म से रामलीला में सम्मिलित पार्टिसिपेट होते और स्वयं सेल्फ किसी न किसी पात्र मतलब कैरेक्टर का अभिनय एक्ट करते थे। प्राचीन एंशियंट सभ्यता कल्चर का गुणगान सिंगिंग प्रेजेस उनकी प्रकृति मतलब पर्सनालिटी का प्रधान अंग था, मेन पार्ट था। प्रधान अंग इज मेन पार्ट। सम्मिलित कुटुंब जॉइंट फैमिली के वे तो एकमात्र उपासक थे, उपासक इज डिवोटी। आजकल स्त्रियों में कुटुंब मतलब फैमिली में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि इज
लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है, उसे वह जाति, कास्ट और देश दोनों के लिए हानिकारक, हार्मफुल समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं, ललनाएं मीन्स लेडीज या फिर औरतें, उनकी निंदक थीं। निंदक मतलब क्रिटिक। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच, हेजिटेट ना करती थीं। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। विरोध इज अपोज। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा, घृणा मतलब डिसलाइक थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह, निर्वाह इज टू गेट अलोंग, ना हो सके तो आए दिन की कलह, कलह इज फाइट, से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स इन कंपैरिजन, अच्छा है अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना एक मुहावरा है, मतलब सबसे अलग रहना। आनंदी एक बड़े उच्च कुल, हाई स्टेटस की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। प्रिंसली स्टेट बोल सकते हैं, छोटी सी रियासत, एंड उसके लैंडलॉर्ड थे। विशाल भवन, बड़ा सा घर, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़, फानुस, शीशे का बना दीपाधार जैसे कि शैंडलियर्स होते हैं, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटी और ऋण, ऋण इज लोन, जो एक प्रतिष्ठित स्टेटस जो जिसका होता है ताल्लुकदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। विद्यमान मतलब एग्जिस्ट करते थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त, जेनरस और प्रतिभाशाली, टैलेंटेड पुरुष थे। पर दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, लड़का एक भी ना था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती, ब्यूटीफुल और गुणवती, स्मार्ट थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित, कदाचित प्रॉबेबली उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन, अनलकी समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव, नेचर पर रीझ गए। रीझ गए मतलब खुश हो गए, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग, स्टाइल ऑफ लिविंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम इज लाइक शोई थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग, कि उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र, जस्ट फॉर सेक ऑफ, का भी ना थी। हाथी घोड़े का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली, बहली इज बुलक कार्ट, तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, बाग इज गार्डन, जहाँ वह सैर, सैर मतलब मॉर्निंग वॉक या वॉक के लिए करती। मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थीं, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती, देहाती मतलब रूरल, गृहस्थ का मकान था। किंतु परहैप्स आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति
सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के ऐसा अनुकूल, अनुकूल मतलब अडैप्ट, बना लिया, मानो एज इफ विलास, लग्जरीज के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियाँ लिए हुए आया और भावज मतलब भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत, बचत, जो बचत करते हैं, क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा, शुदा मतलब भूख, हंगर, से बावला, बावला मतलब एंग्री, मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की है ठिठाई, स्टबननेस बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, तिनक कर मतलब गुस्से में, मैके में तो जैसे घी की नदियां बहती हूं। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा, निंदा मतलब बुराई, नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, क्रोध एंग्री, एंगर, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़, अनएजुकेटेड, उजड, उजड इज अनसिविलाइज्ड, लाल बिहारी सिंह से ना रहा गया। खड़ाऊ, वुडन सैंडल उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान, गुमान का मतलब है यहाँ पर प्राइड, पर फूली हुई हो, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपते हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल, स्ट्रेंथ और पुरुषत्व, मैनलीनेस का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीखंड सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार इज थर्सडे को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन इज जहाँ पर हम गुस्सा होके एक अकेले कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, बस श्रीखंड की बाट, बाट इज वेट करना, देखती रही। शनिवार को वे नियमानुसार एज पर रूटीन, संध्या इज इवनिंग, समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ देश काल संबंधी समाचार, न्यूज़ तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप इज टू टॉक 10 बजे रात तक होती रही। गांव में भद्र पुरुषों, जेंटलमैन को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध अटेंशन न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना
पिंड छुड़ाना इज टू डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस। मुश्किल हो जाता था, डिफिकल्ट हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट में काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ, अलोन टाइम। तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। साक्षी मतलब गवाही या फिर विटनेस। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव, बिहेवियर अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार, कुर्मी कहार मतलब कुर्मी इज़ फॉर फार्मर्स एंड वाटर कैरियर्स कुहारों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा लोअर लेवल के जो नीचे तबके के लोग उस टाइम में होते थे उनके लिए ये रिप्रेजेंट किया गया है। नहीं हैं? श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा। आखिर क्या बात हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। उलझना मतलब लड़ना। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी, फुल ऑफ एंगर। ये हजरत, हजरत इज फॉर जेंटलमैन, भी कुछ तीखे शार्प थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, आई होप यू आर हैप्पी। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव, उपद्रव इज मिसचीफ, मचा रखा था। आनंदी की त्योरियां चढ़ गईं। त्योरियां इज लाइक फ्रस्ट्रेट हो जाना। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गरम मतलब गुस्से में क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूं? ये मेरे भाग्य का फेर है, डेस्टिनी। भाग्य का फेर इज डेस्टिनी। नहीं तो एक गंवार, गंवार मतलब इलिटरेट छोकरा, जिसको चपरासी गिरी, प्यून करने का भी सहूर, सहूर इज लाइक कैपेबिलिटी नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात। पर उस अन्यायी, इनजस्टिस जो करता है उसको अन्यायी, ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार, स्वभाव अनुसार मतलब स्त्रियों की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी होती हैं, रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान, धैर्यवान मतलब पेशेंट और शांत, काम पुरुष थे। उन्हें कदाचित, कदाचित कभी कभार ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि भड़काने के, क्रोधाग्नि इज लाइक फ्यूल ऑफ फायर, भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता, उद्विग्नता इज रिबेलियस,
रिबेल के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह सर्वाइवल ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण रिबेलियस बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना, उपदेश इज लेक्चर, देना भी कितना सहज, इजी है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा इज पोजीशन, का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय, इनजस्टिस और हट, हट का मतलब है जिद करना, प्रयोग हो रहा है, जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि, कदापि इस कभी नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव सदैव हमेशा उनका आदर, रिस्पेक्ट करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा आवाक, सरप्राइज रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने और बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उत्तरदाता मीन्स आंसरेबल, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय, इनजस्टिस और पशुवत, पशुवत इज एनिमल लाइक बिहेवियर, असहाय है। असहाय मतलब टॉलरेबल, इनटॉलरेबल। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। दंड इज पनिशमेंट। अभी बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे, जी नहीं, उसकी क्रूरता, क्रूरता इज क्रूएलिटी और अविवेक, लैक ऑफ विजडम के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित, अनुचित मतलब इनएप्रोप्रिएट काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष मतलब खुशी हुई अंदर से। दोनों पक्षों, पक्षों इस दोनों साइड्स की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगीं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति जो कि विद सिविलाइज्ड बिहेवियर जिसको बोलते हैं, पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों जेंटलमैन की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान, लगान मतलब टैक्सेस की रसीद
दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए, मतलब उन्होंने फील कर लिया। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों मतलब जो हेटर्स होते हैं, को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। अवसर इज मौका। तुरंत कोमल शब्दों में, कोमल इज प्यार से बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेट क्लब में अपनी बात ना अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों टैक्टिक्स की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा फॉरगिव करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। आवेश मतलब पैशनेट अबाउट फाइट। बोले, उसकी इस दुष्टता ईवल को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। विदा कीजिए मतलब गुड बाय, से गुड बाय। यदि मुझे रखना चाहे तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस वह मेरा अंतिम निश्चय है, फाइनल डिसीजन है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का। लिहाज इज रिस्पेक्ट। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, हार्टफेल्ट लव। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ही ड्योड़े जवान अपने से बड़ा कोई रेसलर को नागपंचमी के दिन दंगल मतलब रेसलिंग में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित मतलब खुश होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसा हृदय विदारक जो दिल को चोट पहुंचाए, बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि गिल्टी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख सामने कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत अपोजिट आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता है कि भैया मेरे साथ अन्याय इनजस्टिस कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे स्लैप्स भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी रूम में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। उसके उपरांत मतलब उसके बाद वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि
मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जानता हूँ उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा, क्षमा मतलब माफ करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। गला भर आया मतलब इट्स अबाउट टू क्राई। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा, घृणा मतलब डिस्गस्ट से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए। कतरा कर निकलना मतलब अवॉइड करके चले जाना, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही है, रिग्रेट कर रही है। वह स्वभाव से ही दयालु थी। दयालु इज काइंड हार्टेड। उसे इसका तनिक भी मतलब थोड़ा सा भी ना ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। गरम इस मतलब एंगर। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, क्षमा इज माफ करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया, मेल्ट हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। मैं नहीं बोलूंगा, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वह चल दें। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो। प्रणाम मतलब लास्ट गुड बाय। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। योग्य मतलब लायक। तुम्हें मेरी सौगंध, स्वेर मतलब कसम, अब एक पग, पग मतलब पैर, फुट भी आगे ना बढ़ाना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया क्या मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि, कदापि मतलब कभी भी ना रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष, सहर्ष मतलब खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। अवसर मतलब ऐसा फिर से नहीं होगा। बैनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित, पुलकित मतलब ग्लैड हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत, वृतांत मतलब स्टोरी या एपिसोड या इंस्टेंट सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता, जेनरोसिटी को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो ये थी हमारी कहानी बड़े घर की बेटी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।